हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी की सीरीज जो कर रहे थे उसका हम लोग 9वें पार्ट पे पहुंच चुके हैं और आज हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और माय नेम इज़ तनु शुक्ला एंड आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी को सीटेट 2021 के लिए टारगेट करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं रोज़ ही आपको बताती हूँ कि अगर हम ईवीएस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, समझ के सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ईवीएस पेडागोजी के लिए कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से पेडागोजी होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रीवियस ईयर के आधार पर कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस कुछ पेडागोजी के टॉपिक को मैंने बनाया है और उसको मैं आपको 1 से 2 वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बन जाती है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से करके ले आओगे। और 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे होते ही हैं जो कि हमारे आंसर जो है वो कई बार आयोग से अलग निकल जाते हैं। तो आज हम लोग फरवरी 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोग सितंबर 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को करेंगे। उसके बाद 2019 के 2 क्वेश्चन पेपर को करेंगे और उसके बाद हमारा ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 2 वीडियो करेंगे जिसमें हमें पूरा कंप्लीट पेडागोजी जो होगी 1 से 2 वीडियो में हम ईवीएस का करेंगे। और हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन पत्रिकाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, सबसे कम उपयुक्त इसमें से कौन सा कथन है। तो सबसे कम उपयुक्त के साथ हमें चलना है। ठीक है, सबसे कम, सबसे लीस्ट, मतलब उपयुक्त तो सब है। इसका कथन का मतलब यही है कि आकलन पत्रिका के बारे में सभी कथन तो उपयुक्त हैं, लेकिन चारों में से सबसे लो लेवल पे कौन सा उपयुक्त है। तो बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। ये तो देखो ये कोई वांछनीय अभ्यास की यहाँ पे बात नहीं करते हैं आकलन में। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक व्यवस्थित बनाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमें बच्चों को सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों का प्रयोग वहाँ पे करना होता है। और वहाँ पे फिर ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान भी करती हैं। तो ये भी बात अपने आप जगह सही है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन सबसे कम इम्पॉर्टेंट की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये भी बात अपने आप में सही है। और बच्चों में के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो ये जो है तो ये भी अपने आप में सही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा आयोग के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन था डिस्प्यूटेड था और इसमें ये भी था कि सबसे कम उपयुक्त आप किसे मानोगे। तो आयोग ने सबसे कम उपयुक्त जो है वो ए को माना था कि बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना एक वांछनीय अभ्यास नहीं बल्कि एक स्टैटिक अभ्यास है। मतलब कि एक वांछनीय अभ्यास को सबसे कम उपयुक्त यहाँ पे माना गया था, क्योंकि यहाँ पे आकलन पत्रिका के बारे में बात की गई है। ठीक है, आकलन सिर्फ करने की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर सिर्फ आकलन एक हिसाब से आंसर इसलिए भी यही सबसे सही होगा क्योंकि अगर हम आकलन की बात कर रहे होते तो वहाँ पे हमें बच्चों को निजी रूप से पृष्ठपोषण तो देना ही होता है, लेकिन यहाँ पे आकलन पत्रिका की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये सबसे कम उपयुक्त ये लाइन जो है वो हो सकती है। लेकिन संकेतकों का सूची का प्रयोग करना तो ये भी सही है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ पैदा करती हैं, ये भी सही है। और बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनसे सबसे बेहतर कार्य ना होगा, सभी तरह के कार्य होने चाहिए, तो ये तो अपने आप में एकदम सही ही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें बहुत सारा डिस्प्यूट था कि हाँ ये आंसर भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता था। और लेकिन यहाँ पे आयोग ने ए आंसर ही माना है। कई बार हम लोग जो आंसर मानते हैं वो सही नहीं होता है, आयोग के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, तो आयोग ने पहला आंसर ही सही माना था। ठीक है, इंडिविजुअल फीडबैक तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे पत्रिका की बात कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर बदल रहा है। 1-2 क्वेश्चन जो है वो आपको हर साल डिस्प्यूटेड मिलेंगे, आप कुछ और सोचेंगे लेकिन वहाँ पे आंसर कुछ और आते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए हमें इतना प्रॉब्लम इतना नहीं होना चाहिए, दिक्कत हमें नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगला है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवरों को देखा है और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अपनी नोटबुक में उनके नाम को लिखें। तो इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है?
तो वर्गीकरण और चर्चा का, तो यहाँ पे वर्गीकरण का कर सकते हैं लेकिन चर्चा की बात नहीं की गई है। और परिकल्पना और प्रयोग की तो बात ही नहीं की गई। न्याय के लिए सरोकार की भी बात नहीं की गई। यहाँ पे अवलोकन की बात की जा रही है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को, किसी भी घटना को हम देखते हैं अगर तो देख रहे होते हैं और उसके कारणों का पता लगा रहे होते हैं, तो वो अवलोकन होता है। और अगर हम उसे दर्ज कर रहे होते हैं, मतलब लिख रहे होते हैं कई बार, उसे हम रिकॉर्डिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो वीडियो से हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ वही रिकॉर्डिंग होता है। अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ का अवलोकन करके अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो वो भी एक रिकॉर्ड ही होता है। अगर हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं तो वो रिकॉर्ड ही तो होता है। तो वो अवलोकन और रिकॉर्डिंग है, इसमें हमें कोई मतलब इशू नहीं होना चाहिए आंसर में, क्योंकि ये डायरेक्टली आंसर है। और पेडागोजी में कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, इसलिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा नियरेस्ट आंसर को वहाँ पे हमें टिक करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो है लेकिन पर्यावरण को शामिल नहीं किया, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को तो शामिल किया लेकिन विज्ञान को शामिल नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ विज्ञान की विषय वस्तु को शामिल किया गया, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो हमारा डी वाला ऑप्शन है कि यहाँ पे विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, तो यहाँ पे हमारे तीनों पक्षों की बात की जा रही है पर्यावरण अध्ययन में। अगर आप इस क्वेश्चन को आप रेडी कर लेते हो कि विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया और पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों को समाहित करके ही पर्यावरण अध्ययन को बनाया गया है, तो आप कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप बस आपको ये तीन पक्ष ही है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ विज्ञान सामाजिक विज्ञान ही है या फिर दो ही पक्ष की नहीं, बल्कि यहाँ पे तीन पक्षों की बात की जाती है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में एक पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। शिक्षार्थी का आकलन करना है, आपको ये ध्यान रखना है, टीचर का आकलन नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पे शिक्षार्थी का आकलन हो रहा है। तो मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कक्षा 1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कक्षा 1 में बहुत रेयर बच्चे हैं जिन्हें लिखना आता है, और या फिर बच्चों को सिर्फ लेटर्स लिखने आते हैं, अल्फ़ाबेट लिखने आते हैं और ज़्यादा कुछ लिखने नहीं आता। तो यहाँ पे मौखिक परीक्षाएँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन तो पहले ही कट गया और डी ऑप्शन तो पहले ही कट गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, तो बी तो दोनों में सही है, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ड्राइंग जो होता है बच्चों को इसमें आनंद आता है, बच्चों को ड्राइंग करने के लिए अगर कहा जाता है तो उनको बनाने आए या ना आए लेकिन उनको मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमें अब देखना है कि सी ऑप्शन सही है या नहीं, क्योंकि डी तो आंसर होगा नहीं। तो सी ऑप्शन को अगर हम देखें कि शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तो शिक्षकों का हम अवलोकन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों का शिक्षार्थियों का आकलन करना है, तो हम शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्यों करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही बनेगा, क्योंकि हमें बच्चों शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसके साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। हमारा जो आंसर बनेगा ए और बी हमारा जो है वो आंसर बनेगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में एक एल्यूमिनियम की फाइल लेती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक एक्टिविटी करके टीचर दिखा रही है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे परिकल्पना का प्रयोग किया नहीं गया है, बल्कि यहाँ पे आप एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ कि कक्षा 5 की शिक्षिका है एक एल्यूमिनियम फाइल को लेती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है और फिर वह पानी को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। और बाद में उस शिक्षार्थियों को यह सोचने और देखिए यहाँ पे शिक्षार्थियों को सोचने मतलब उस एक्टिविटी को देखने के बाद सोचने और कारण देने के लिए कहती है। तो अगर हम किसी एक्टिविटी को देखने के बाद उसके बाद हम सोचते हैं और कारण देते हैं तो वो अवलोकन कौशल ही कहलाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अवलोकन कौशल का प्रयोग जो है वो कर रही है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे जहाँ पे आपको देखना हो और कारण उसके बाद उसके लिए कारण देना हो, तो वो अवलोकन कौशल में शामिल होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय
निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है, इसको छोड़कर सभी वांछनीय अभ्यास है, ठीक है, इसको छोड़कर। तो क्या है, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में, सिवाय निम्नलिखित में से सभी वांछनीय मतलब एक को छोड़कर सभी वांछनीय अभ्यास है, ठीक है, सभी अपनी जगह सही है लेकिन एक नहीं सही है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज पर भी हमेशा ध्यान देना होता है। तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पे हमें नेगेटिव ढूंढना था। तो आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान करना तो इंपॉर्टेंट होता ही है पर्यावरण अध्ययन में। और अगला है कि बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करने में, तो बच्चे के व्यक्तित्व का पोषण करना भी अपने आप में सही पॉइंट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, तो हमारा जो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र मतलब जो पर्यावरण की जो पेडागॉजी होती है, ईवीएस की जो पेडागॉजी होती है, वो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पॉइंट जो होगा वो सी होगा कि इसमें इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि मतलब हम वास्तविक अवलोकन को छोड़कर बल्कि जो किताब में लिखी गई है सिर्फ उतने ही बातों को माने। तो पर्यावरण के ईवीएस में मतलब कोई भी अगर आप पेडागॉजी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप वास्तविक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं और पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को कम महत्व देते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा कह दिया गया है। तो इसलिए हमारा सी पॉइंट जो है वो अपने आप में सही होगा। और पाठ्य पुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, तो ये भी अपने आप में सही पॉइंट है, लेकिन जो यहाँ पे कहा गया कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, तो ये जो है वो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। एक ही ऐसा यहाँ पे कथन था जो उसको छोड़कर सभी कथन सही थे। अगला क्वेश्चन है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो महेश जो है वो कक्षा 4 के शिक्षक हैं। महेश जो है वो कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। वो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो ये उतना इफेक्टिव तो मुझे नहीं लग रहा है। अगला देखते हैं कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, तो यहाँ पे ये बात तो मुझे सही लग रही है क्योंकि यहाँ पे बच्चे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही सही आंसर बनेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चे जो है वो पौधे को लाएंगे, उसे लगाएंगे, उसको डेली पानी देंगे, तब वो मतलब समझ पाएंगे वृक्ष के संरक्षण की, जब उन्हें मतलब तभी वो वृक्ष के संरक्षण को और वृक्ष की उपयोगिता को आराम से समझ पाएंगे। लेकिन सिर्फ वाद विवाद प्रतियोगिता का हम भाषण दे दें उससे बच्चे इतना नहीं समझ पाएंगे। और पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, तो बच्चे जो है वो इतने बड़े नहीं है कि वो इन सब चीज़ों से समझ पाएंगे और जागरूकता उत्पन्न कर पाएंगे। लेकिन जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे, खुद एक पौधे को लगाएंगे, खुद उसे पानी देंगे, पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएगा, मतलब ये सारी चीज़ें जब वो करेंगे तो वो खुद वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और उन्हें खुद भी समझ में आएगा कि हाँ वृक्ष का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और वहाँ पे बच्चे जो है वो अपने आप को जागरूक भी बना सकेंगे। और समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बना, तो ये सभी सेकेंडरी हो जाते हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी उद्देश्य जो होगा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो वही ऑप्शन होता है जहाँ पे बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे जहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि पर्यावरण में हम यहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो 3 साल से पूछा जा रहा है और 3 तरीके से यहाँ पे पूछा गया, कभी नहीं कभी हाँ, लेकिन ये जो बी वाला हमारा सही ऑप्शन है वो हर बार ऑप्शन में रखा गया है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को देखा होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है, सेम क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं किया गया है। और पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। शिल्पकला हो गया, शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। तो यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये बात तो अपने आप में सही है, क्योंकि अब समूह में रहेंगे तो सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देगा ही देगा। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि हम अदर लोगों के अगर 2 से अधिक लोगों के साथ रह रहे हैं, सहपाठियों के साथ रह रहे हैं, तो वो हमारे सामाजिक अधिगम को भी बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर हमारा ए और बी सही हो रहा है। पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो यहाँ पर ए और बी साथ में नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, और इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब हम ये देखते हैं कि सी होगा या डी होगा आंसर। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। जब बच्चे जो है वो ड्राइंग कर रहे होते हैं और वो जो भी मतलब कुछ शेप बना रहे होते हैं, अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो बच्चे जो है वो मतलब प्रोत्साहित होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही है।
तो यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे ABCD होता तो हम चारों के साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे डी, तो डी अगर हम डी को ले जाएंगे तो सी कट जाएगा। तो लेकिन सी से ज़्यादा बेटर पॉइंट जो है वो बी से ज़्यादा, डी से ज़्यादा बेटर पॉइंट जो है हमारा वो सी है। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे थर्ड वाला बनेगा, A, B और C। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, और जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ठीक है, अब A, B और C है। और आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, प्रयोग करना जो है वो आकलन का एक संकेतक या एक इंडिकेटर होता है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतकों का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, यहाँ पे प्रयोग की बात की जा रही है। ठीक है, प्रयोग करना, और उसके बाद निर्देशन हो गया, और उसके बाद हस्तपरक गतिविधि हो गया। तो चित्र पठन प्रयोग करना डायरेक्टली वो हस्तपरक मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब हस्तपरक गतिविधि जो होती है जिसमें बच्चा जो कि खुद शामिल होता है, और जो बच्चा जो होता है खुद शामिल होता है, खुद एक्टिविटीज़ करता है, और तो वही पे प्रयोग करने की बात आती है जहाँ पे बच्चा खुद एक्टिविटी कर रहा हो, बच्चा खुद इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चा जो है वो सक्रिय तरीके से चीज़ों को वहाँ पे कर रहा होता है। तो हस्तपरक जो बच्चे अपने हाथों से एक्सपीरियंस करते हैं अपने अनुभव के आधार पर, तो जो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, और सबसे बेटर पॉइंट जो होगा वो हस्तपरक गतिविधि ही होगा। आकलन करने का जो सबसे उपयुक्त तरीका होगा वो हस्तपरक गतिविधि होगा, और अब चित्र पठन से होगा नहीं ये, और सृजनात्मक लेखन से भी नहीं होगा ये, क्योंकि लिखने से नहीं होगा ये प्रयोग करने का आकलन, और उसके बाद निर्देशन का भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो डी है, हस्तपरक गतिविधि। ठीक है, कई बार हम लोग मुश्किल में ये फंस जाते हैं कि हमें दो ऑप्शन सही लगने लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब उसके बाद वहाँ पे आयोग ही हमें क्लियर कर पाता है कि किस आंसर मतलब किस क्वेश्चन में कहाँ पे आंसर मिला है, कौन सा आंसर मतलब आयोग के द्वारा दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे कि सजीव हो गया, निर्जीव हो गया, जलचक्र हो गया, पौधे हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाएं बन जाती हैं। बच्चे वैकल्पिक अवधारणाओं का मतलब कि बच्चे अपने से ही कुछ धारणाएं जो है वो बना लेते हैं, मतलब किसी भी बारे में अपने से ही धारणाएं बना लेते हैं, जिसको हम वैकल्पिक अवधारणा कहते हैं। वो सही भी हो सकती हैं और मैक्सिमम टाइम वो गलत ही होती हैं। तो जैसे कि ऐसा एक वैकल्पिक अवधारणा का मैं एग्जांपल बताऊँ आपको कि जैसे कि हम लोग जब छोटे होते थे तो हम लोग जब चलते थे तो मतलब अगर हम ट्रेन में जा रहे होते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ चाँद भी चल रहा है, इस तरीके से जो बच्चे हैं कि हम जहाँ जाएंगे चाँद वहाँ जाएगा, इस तरीके के बच्चे जो है वो वैकल्पिक अवधारणाएँ अपने मन में बना लेते हैं। तो वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो वैकल्पिक अवधारणाएँ होती हैं उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में क्वेश्चन पेपर में 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है CDP वाले सेक्शन में। तो परिवार और समुदाय, तो हाँ हो सकता है कि परिवार और समुदाय भी हमारी वैकल्पिक अवधारणाओं मतलब के स्रोत हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा समुदाय हमारा परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि हमारे दिमाग में वैकल्पिक अवधारणाएँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ये तो सही है। और क्योंकि ए दो चारों ऑप्शन में है तो ए तो सही ही होना था। और देखते हैं बी का क्या हालचाल है कि पाठ्य पुस्तक और अन्य पुस्तकें, तो ये भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तकें भी हो सकती हैं वैकल्पिक अवधारणा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ के भी नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ से भी हमारी कई बार वैकल्पिक अवधारणाएँ बन जाती हैं। और शिक्षक, तो यहाँ पे जो शिक्षक है वो वैकल्पिक अवधारणाएँ नहीं बनाएगा, क्योंकि वो वैकल्पिक अवधारणाओं को वहाँ पे तोड़ता है, ना कि वैकल्पिक अवधारणाओं को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। अगर सी ऑप्शन नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा जो है वो ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि कहानियाँ और कविताएँ अगर क्लियर नहीं हो पाती हैं तो उससे भी कई बार वैकल्पिक अवधारणाओं का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे ए, बी और डी जो है वो सही होगा, क्योंकि शिक्षक को भी अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शिक्षक जो होता है वो वैकल्पिक अवधारणाओं को तोड़ता है, ना कि वैकल्पिक अवधारणाओं को बनाता है। इसलिए हमारा ए, बी और डी आंसर जो होगा वो सही होगा। और एनसीएफ, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। ठीक है, विषय वस्तु का मतलब होता है थीम।
ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, तो ये थीम आपको याद रखनी है। 6 थीम होते हैं, आपको उसे अच्छे से याद रखना है और उसके सब थीम भी होते हैं, उसे भी हमें याद रखना है। तो इसको जब मैं ईवीएस का पेडागोजी वाला सेक्शन आप लोगों को करवाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको 6 थीम और सब थीम के बारे में भी आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो भोजन है वो यहाँ पे थीम है, ठीक है। एक 6 थीम में से एक थीम जो है वो भोजन है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक जल होता है, थीम होता है। एक भोजन के बाद जल भी होता है और उसके बाद आवास भी होता है, ठीक है। आवास भी एक थीम में आता है। और उसके बाद जो यात्रा होता है, ट्रैवलिंग होती है, वो भी एक थीम में आती है। और परिवार और मित्र भी होते हैं, ठीक है। तो परिवार और मित्र भी होते हैं, ठीक है। परिवार और मित्र हो गया। और उसके बाद एक थीम होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। और एक थीम जो होता है वो होता है थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, ठीक है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो हम करते हैं, तो ठीक है। ये 6 होते हैं, वो 6 थीम होते हैं। और इसके सब थीम भी होते हैं। तो उसको मैं आप लोगों को जब ये चैप्टर करवाने लगूंगी तो वो आपको मैं क्लियर करा दूंगी। जैसे ही हमारा ईवीएस पेडागोजी का सेक्शन खत्म होगा, आपको थीम और सब थीम का जो वीडियो है वो मिल जाएगा। आप उसे याद रख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो थीम और सब थीम से पक्का ही बनता है। तो यहाँ पे भोजन जो है, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सौर मंडल और जो मौसम है वो भूगोल में आ जाएगा। और ऊर्जा जो है वो एनर्जी वाले साइंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। कौन सा तर्क जो है वो सबसे अधिक सशक्त है, ठीक है। तो विषय आधारित उपागम, ठीक है। विषय आधारित उपागम का मतलब होता है थीम की बात यहाँ पे की जा रही है। विषय आधारित उपागम का मतलब यहाँ पे थीम है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम मतलब थीम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तर्क उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त तर्क कौन सा है, ठीक है। आपको ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि इसमें से कौन सा तर्क जो है वो उपयुक्त नहीं है। सभी तर्क उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा है वो हमें देखना है। तो यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती है। और अगला देखते हैं कि यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करती है, या फिर अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तो ये तीनों भी अपने आप में जगह में सही हैं। अगला है कि विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने में और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो सबसे अधिक और सशक्त जो तर्क है वो डी है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन है, जो पर्यावरण का जो थीम है वो विषय की सीमाओं को सौम्य बनाता है। मतलब कि जो पर्यावरण जो थीम है, पर्यावरण में सामाजिक विज्ञान को भी शामिल करते हैं, विज्ञान को भी शामिल करते हैं। तो ये जो विषय की सीमाएँ हैं उसे सौम्य बनाता है, मतलब लचीला बनाता है कि कोई एक विषय पर्यावरण में सामाजिक विज्ञान को भी डालेंगे हम और विज्ञान को भी डालेंगे। तो मतलब कि ये कोई विषय के बीच में सीमा नहीं बनाता, बल्कि वो फ्लैक्सिबल होता है। इस मतलब सोशल में भी जा सकता है और साइंस में भी जा सकता है। तो ये विषय की सीमाओं को नरम बनाने में और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में भी मदद करता है। संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में, क्योंकि जो थीम होता है वो ऐसे नहीं डिवाइड होता कि साइंस का है और ये सोशल का है, बल्कि वो मिलाकर बनाया जाता है। तो बच्चों को समग्रता में पढ़ाने की कोशिश की जाती है। हम बच्चों को समग्र से पार्ट की मतलब समग्र से अंश की तरफ लेकर चलते हैं, होल से पार्ट की तरफ लेकर चलते हैं। तो ये समग्रता में ज्ञान को प्राप्त करने में भी मदद करती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक सशक्त जो आंसर होगा वो हमारा डी आंसर, हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हमारा यहाँ पे बनने वाला है। और अपने आप में सभी पॉइंट यहाँ पे अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे उपयुक्त तर्क जो है वो डी ऑप्शन है। और पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंसेंगे, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे हमें सही लगने लगते हैं, लेकिन हमें आयोग के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। सबसे कम उपयुक्त कारण इसमें से कौन सा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। और पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम उपयुक्त कारण है, ठीक है। ये है कि कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो ये तो सबसे उपयुक्त कारण होता है। कहानियाँ सुनाने में व्यक्ति का अनुभव शामिल होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो अपने आप में सही है। पर्यावरण में यहाँ पे ऐसे ही कहानियों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ईवीएस में कहानियों की बात की जा रही है। और कहानियाँ अनेक क्षेत्रों को छूती हैं, तो ये भी सही है। कहानियाँ जो है अनेक विषय क्षेत्रों को छू लेती हैं। कभी मतलब किसी भी विषय क्षेत्र को छू लेती हैं एक बार में एक कहानी। तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। और दोनों ही मतलब सही पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना था कि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं
हो सकता है। अगला है कि मतलब है तो सभी यहाँ पे कम उपयुक्त का मतलब यही है कि है तो सभी, लेकिन सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? तो कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जगह में, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। ठीक है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, सही है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, वो भी सही है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ये भी सही है। लेकिन कहानियाँ जो है वो कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, तो ये सबसे लीस्ट पॉइंट पे मुझे लगता है आएगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर जो है वो सही बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंसते हैं और आंसर भी यहाँ पे गलत होने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि आयोग जो आंसर मानेगा हमें उसी पे हमें नंबर मिलते हैं। और पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्यक्तियों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो देखिए, परिभाषा और व्यक्तियों को दूर रखा जाना चाहिए, तो यहाँ पे व्यक्तियों से दूर होता तो कोई कुछ बात समझ में आती, लेकिन परिभाषा और व्यक्ति को ही दूर रख देंगे, तो यहाँ पे ये सही पॉइंट अपने आप में बन नहीं रहा। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बात अपने आप में सही है, लेकिन सबसे बेटर पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पर्यावरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे खोजने के मौका वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही यही तो सीटेट का मतलब चार्म होता है कि आपको फंसाने के लिए वो दो ऑप्शन को सही करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे रटने की बात की गई है, रटने की को हतोत्साहित करने की बात की गई, तो हम उसे भी आंसर लगा सकते हैं, वो सही था, हो सकता है आंसर। लेकिन जहाँ पर भी पर्यावरण में आपको खोजने का मौका दिया जाता है, जहाँ पे आपको एक्टिविटी करने का मौका दिया जा रहा हो, जहाँ पर बच्चे के सेंसेस ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही ऑप्शन सही होने के 99% चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सी आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्रश्न करेंगे और बच्चे खुद ही एक्टिविटी करेंगे, उन्हें खोजने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों को केवल वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, और उसके बाद लिखित जानकारी के द्वारा ही हम मतलब ये पाठ्य पुस्तक में तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में बच्चों को प्रश्न करने का और खोजने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईवीएस की क्वेश्चन बुक को देखते होंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी रहती है, लेकिन आपको दिया जाएगा, कुछ पिक्चर बना दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि इस मतलब चिड़िया को, पक्षी को पहचान कर लिखो, या फिर सीढ़ी बना दी जाएगी, इस सीढ़ी से उस सीढ़ी तक कैसे कैसे आप जाओगे, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे करने को दिया गया होता है, जिससे कि बच्चे जो है वो सीख लेते हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं, जिससे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं अच्छे तरीके से उसमें। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा बुक के बारे में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने सीटेट 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, और कल भी हम लोग सीटेट 2016 के सितंबर वाले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और